अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। लेखक अभय सिंह, IIT बाबा। ये किताब पढ़ने के बाद आसान शब्दों में एक सारांश है। ये किताब एक आत्मखोज, सेल्फ डिस्कवरी और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की यात्रा के बारे में है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी पहचान और जीवन के उद्देश्य की तलाश में निकलता है। लेखक ने सरल भाषा और गहरे दृष्टिकोण से ये समझाने की कोशिश की है कि जीवन केवल उपलब्धियों और दौलत का नाम नहीं है, बल्कि खुद को जानना, अपने भीतर उतरना और जीवन को पूरी तरह से जीना असली उद्देश्य है। कहानी का सारांश। कहानी का मुख्य पात्र एक आम इंसान है जो दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान खो चुका है। वो दौड़ता रहता है, नौकरी, पैसे और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन अंदर से वो खालीपन महसूस करता है। एक दिन वो निर्णय लेता है कि अब वो खुद को खोजेगा। वो एक यात्रा पर निकलता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। इस यात्रा में वो अलग अलग जगहों पर जाता है, नए लोगों से मिलता है और अनुभव हासिल करता है। हर जगह हर व्यक्ति उसे जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। उसे एहसास होता है कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर है। मुख्य बातें और संदेश। अपने भीतर झांको। दुनिया की भीड़ में खुद को भूल जाना आसान है, लेकिन जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो असली जवाब वही मिलते हैं। सादगी में सुख है। ज्यादा पाने की लालसा इंसान को थका देती है, लेकिन सादा जीवन और छोटे छोटे पलों में ही असली खुशी छुपी है। प्रकृति से जुड़ाव। लेखक ये भी बताता है कि प्रकृति के करीब रहने से इंसान की आत्मा को शांति मिलती है। एकांत भी जरूरी है। जब आप अकेले होते हैं तो ही आप खुद से बात कर पाते हैं और खुद को समझते हैं। ये अ प्लेस टू गेट लॉस्ट वही जगह है जहां आप खुद को पाते हैं। जियो अभी, इसी पल में। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा छोड़ो। आज में जीना ही असली जीवन है। अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट चैप्टर वाइज डिटेल हिंदी सारांश। चैप्टर 1, खो जाने की जगह। ये अध्याय उस मानसिक स्थिति को दिखाता है जिसमें इंसान अपनी पहचान और उद्देश्य खो बैठता है। लेखक बताता है कि कैसे हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा से भरा है। हमें खुद से मिलने की जरूरत होती है और इसके लिए एक खो जाने की जगह चाहिए। यहीं से यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2, खालीपन का अर्थ। ये अध्याय जीवन के खालीपन पर फोकस करता है। जब आप सब कुछ पा लेते हैं लेकिन फिर भी अंदर एक अधूरापन रह जाता है। लेखक इसे भीतर की भूख कहता है, जो केवल आत्मज्ञान से ही शांत हो सकती है। चैप्टर 3, खुद से मुलाकात। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब आप खुद से सच्चा संवाद करते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है। अकेलेपन और आत्मविश्लेषण का महत्व बताया गया है। खुद को पहचानना, खुद से सवाल करना और जवाब पाना, यही आत्मखोज का पहला कदम है। चैप्टर 4, सफर का साथी। कहानी में लेखक एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसे सिखाता है कि हर किसी को जीवन में एक साथी की जरूरत होती है। ये साथी कोई इंसान, किताब या आपकी खुद की अंतरात्मा हो सकती है। सही मार्गदर्शक मिलने पर रास्ता आसान होता है। चैप्टर 5, प्रकृति से जुड़ाव। ये अध्याय प्राकृतिक दुनिया के साथ रिश्ते पर आधारित है। लेखक समझाता है कि प्रकृति के पास हर सवाल का जवाब है। जब आप पेड़ों, नदियों और पहाड़ों के पास होते हैं तो भीतर की हलचल शांत होती है। चैप्टर 6, खो जाने से मिलने तक। ये चैप्टर बताता है कि जब इंसान खुद को पूरी तरह खो देता है तभी वो खुद को पाता है। ये विरोधाभास किताब की आत्मा है। खोना ही असल में मिलना, खुद से, अपने उद्देश्य से और अपने सच्चे स्वरूप से। चैप्टर 7, जीवन का असली मतलब। इस अध्याय में लेखक जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाता है। जीवन केवल काम, पैसे और समाज की अपेक्षाओं तक सीमित नहीं है। असली अर्थ है शांत, सरल और पूर्ण जीवन जीना। चैप्टर 8, लौट आना। सफर पूरा करने के बाद
लेखक अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता है, लेकिन अब वो बदला हुआ इंसान होता है। अब वो जान चुका होता है कि कैसे एक सादा और अर्थपूर्ण जीवन जिया जाए। ये वापसी भीतर की यात्रा का अंतिम चरण है। चैप्टर 9, अंत नहीं, शुरुआत। किताब का आखिरी अध्याय ये संदेश देता है कि कोई भी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये केवल एक नई शुरुआत होती है। हर दिन, हर अनुभव एक नई खोज है। अ प्लेस टू गेट लॉस्ट एक ऐसी जगह है जहां खोकर हम हर दिन खुद को दोबारा पा सकते हैं। मुख्य संदेश: खुद से जुड़ो, दुनिया से भागो नहीं, लेकिन अपनी भीड़ से बाहर निकलो। भीतर की शांति ही असली सुख है। जीवन को सरलता और सच्चाई से जियो। अब मैं अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट के चैप्टर 1 का पूर्ण विवरण, फुल डिटेल्ड समरी इन हिंदी दे रहा हूं। यह लेखक की स्टाइल को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, लेकिन यह मूल पुस्तक की कॉपी नहीं है। ये एक गहराई से समझाया गया सारांश है जो आपको उसी एहसास में ले जाएगा जैसे किताब पढ़ते समय होता है। चैप्टर 1, खो जाने की जगह, अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। कहानी की शुरुआत उस मानसिक स्थिति से होती है जहां हम सभी कहीं न कहीं खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। लेखक पाठक से एक सीधी बातचीत करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो तुम दिखते हो, या वही जो तुम सोचते हो? ये अध्याय एक सवाल से शुरू होता है, एक ऐसा सवाल जो हमारे भीतर कहीं गहराई से छुपा होता है, लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते। आधुनिक जीवन की आपाधापी। लेखक बताते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी मशीन की तरह हो गई है। हम हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर सो जाते हैं। हर दिन एक रूटीन की तरह बीतता है, लेकिन इस सब के बीच हमारा असली मैं कहीं खो जाता है। हम सिर्फ एक रोल निभा रहे होते हैं, बेटा, बेटी, कर्मचारी, बॉस, दोस्त, लेकिन खुद क्या है ये नहीं जानते। भीतर की आवाज। लेखक उस भीतर की आवाज की बात करते हैं जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन हम इतने शोर में जी रहे होते हैं कि उसे सुन नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि कभी कभी हम खुद से भागते रहते हैं क्योंकि खुद से मिलने में डर लगता है। कहीं भीतर कुछ ऐसा छुपा होता है जिससे सामना करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं। खो जाना क्या होता है? ये अध्याय ये सवाल उठाता है कि खोना आखिर क्या होता है? क्या ये अच्छा है या बुरा? लेखक का कहना है कि जब आप खुद को खोते हैं तभी तो नई खोज की शुरुआत होती है। खोने का मतलब ये नहीं कि आप बर्बाद हो गए, बल्कि ये कि आपने पुरानी पहचान छोड़ दी। और यही वो मोमेंट होता है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। खो जाने की जगह का महत्व। लेखक ने अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट को एक प्रतीक के रूप में पेश किया है। ये कोई भौगोलिक जगह नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है, एक स्पेस जहां आप अपने सारे भ्रम, सारे नकली चेहरे उतार देते हैं। वहां न कोई आपकी पहचान पूछता है, न कोई आपकी उपलब्धियां गिनता है, बस आप होते हो अपने पूरे सच के साथ। अध्याय का निष्कर्ष। चैप्टर 1 का अंत एक विचार से होता है। अगर तुम खुद को खोने से डरते नहीं हो तो तुम खुद को पाने की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। लेखक आपको एक सुरक्षित जगह बनाने का सुझाव देते हैं जहां आप खुद को खुलकर महसूस कर सको। ये अध्याय यही खत्म होता है कि खोना जरूरी है, क्योंकि जो खोता है वही खुद को फिर से पाता है। चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण बिंदु। खुद से बातचीत करना शुरू करो। भाग दौड़ भरी दुनिया में रुकना सीखो। भीतर की आवाज सुनने की आदत डालो। डर को गले लगाओ। खो जाने का डर सबसे बड़ा भ्रम है। अपने भीतर की जगह तलाशो जहां तुम पूरी तरह खुद हो सकते हो। अब मैं आपको अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट किताब का चैप्टर 2 पूरी डिटेल में हिंदी में समझा रहा हूं। यह सारांश पूरी किताब की भावना और लेखक के विचारों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसमें किताब का सार है, लेकिन यह पूरी तरह मेरे शब्दों में है। खालीपन का अर्थ, द मीनिंग ऑफ एम्प्टीनेस। चैप्टर 2 उस एहसास से शुरू होता है
जिसे हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है, भीतर का खालीपन। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, पैसा, सफलता, शोहरत, फिर भी एक अजीब सी अधूरी भावना बनी रहती है, एक खाली जगह जो भरती ही नहीं। ये अध्याय इसी सवाल से टकराता है, ये खालीपन क्यों है? खालीपन का एहसास कब होता है? लेखक समझाते हैं कि ये खालीपन तब महसूस होता है जब हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं अपनी खुशी के लिए। जब तक हम सोचते हैं कि कुछ हासिल करके खुशी मिलेगी, तब तक हम दौड़ते रहते हैं, मगर जैसे ही वो चीज मिलती है, फिर से वही खालीपन सिर उठाता है। क्यों? क्योंकि असली सुख बाहर नहीं, भीतर से आता है। बाहर की दुनिया एक छलावा है। लेखक बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं कि दुनिया का ये सिस्टम ऐसा बना है कि वो आपको हमेशा कुछ नया पाने की लालसा में उलझाए रखता है। नया घर, नई गाड़ी, बेहतर नौकरी, समाज में सम्मान, लेकिन इन सब की पूर्ति के बाद भी आत्मा की भूख बनी रहती है। लेखक कहते हैं, ये बाहर का शोर आपके भीतर की आवाज को दबा देता है, और यही असली खालीपन है। खालीपन क्यों जरूरी है? लेखक इस अध्याय में एक गहरा संदेश देते हैं। खालीपन से घबराना नहीं चाहिए। ये एक मौका है, एक शुरुआत है। जब हम अपने अंदर की उस खाली जगह को पहचान लेते हैं, तो ही हम उसे भरने का तरीका ढूंढ पाते हैं। लेकिन इसे भरने का तरीका बाहरी दुनिया में नहीं होता, ये अंदर की यात्रा से आता है। लेखक इसे आत्मिक यात्रा कहते हैं, जहां आप खुद को पूरी तरह जान पाते हो। लेखक का अनुभव और उदाहरण। लेखक अपने खुद के अनुभवों को शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि एक समय में उनके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं थी, फिर भी भीतर कुछ अधूरा था। उन्होंने खुद को सवाल करना शुरू किया, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरा असली मकसद है? जब उन्होंने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, तभी उन्हें समझ आया कि ये खालीपन उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इस खालीपन ने ही उन्हें भीतर झांकने के लिए मजबूर किया। खालीपन को गले लगाना सीखो। लेखक कहते हैं कि खाली होना डरावना हो सकता है, लेकिन यही वो जगह है जहां नई शुरुआत होती है। जैसे एक खाली गिलास ही फिर से भरा जा सकता है। अगर हम अंदर से पहले से भरे रहते, आडंबर, दिखावा, अहंकार से, तो नए विचार, सच्चे भाव और असली अनुभव कभी नहीं आ सकते। ध्यान, मेडिटेशन और एकांत, साइलेंस। चैप्टर 2 के अंत में लेखक ध्यान और मौन की शक्ति बताते हैं। वे कहते हैं कि खुद से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान में बैठना। शुरुआत में अंदर का खालीपन बेचैन करता है, लेकिन धीरे धीरे वो शांति में बदल जाता है। लेखक कहते हैं, जब भीतर शोर कम हो जाता है, तब सच्ची आवाज सुनाई देती है। चैप्टर 2 का निष्कर्ष। लेखक अंत में कहते हैं कि खालीपन एक इनविटेशन है, एक निमंत्रण खुद से मिलने का। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो, तो एक ऐसी यात्रा पर निकलोगे जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिला देगी। चैप्टर 2 के मुख्य संदेश। खालीपन बुरा नहीं है, ये शुरुआत है। बाहरी चीजें कभी भी आत्मा को पूरी नहीं कर सकती। ध्यान और एकांत से भीतर की यात्रा शुरू होती है। भीतर झांकने से ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। खुद को समय देना सीखो, तभी खालीपन भरना संभव होगा। अब मैं आपको अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट का चैप्टर 3 पूरी डिटेल में हिंदी में समझा रहा हूं। यह सारांश किताब की भावना और संदेश को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि आपको ऐसा ही अनुभव हो जैसे आप किताब पढ़ रहे हों। चैप्टर 3, खुद से मुलाकात, मीटिंग विद वन सेल्फ। अध्याय की शुरुआत। इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे सवाल से होती है। क्या तुमने कभी खुद से मुलाकात की है? लेखक पाठक से सीधे संवाद करते हैं और उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं जहां वे पहली बार खुद को पूरी तरह से देख सकें, बिना मुखौटे के, बिना दिखावे के। ये अध्याय बताता है कि खुद से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि हम अक्सर अपने असली स्वरूप से भागते रहते हैं। खुद से डरना क्यों? लेखक कहते हैं
कि हम बाहर की दुनिया में तो सबका सामना करते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर छुपी हुई कमजोरियां, डर, गलतियां और सच्चाई हमसे टकराती है। हम अपने ही विचारों से घबराते हैं, लेकिन खुद से भागना, खुद से छिपना कोई समाधान नहीं है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम खुद से न मिलोगे तो किसी से भी सच्चा रिश्ता नहीं बना पाओगे। मुलाकात कैसे होती है? लेखक खुद से मिलने की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाते हैं। स्टेप 1, खुद से सवाल पूछना। मैं कौन हूं? मैं क्यों? मैं सच में क्या चाहता हूं? जब हम इन सवालों के साथ बैठते हैं तो धीरे धीरे भीतर से जवाब आने लगते हैं। स्टेप 2, खुद को स्वीकार करना। अपने अंधेरे हिस्सों, अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों को देखना और उन्हें स्वीकार करना। लेखक कहते हैं कि खुद को एक्सेप्ट करना ही पहला कदम है भीतर की सच्ची यात्रा का, क्योंकि जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते तब तक हम भीतर की रोशनी तक नहीं पहुंच सकते। लेखक का अनुभव। लेखक बताते हैं कि उन्होंने जब पहली बार खुद से बातचीत की तो वो बहुत बेचैन हो गए थे। अपने भीतर की सच्चाई देखना आसान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने धैर्य रखा, खुद को समय दिया, तो धीरे धीरे एक नई ऊर्जा जागी। उन्होंने महसूस किया कि भीतर की शांति, भीतर की खुशी किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी है। मुलाकात में मौन का महत्व। चैप्टर 3 में लेखक मौन, साइलेंस की शक्ति पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि खुद से मिलने के लिए चुप रहना जरूरी है। जब हम बोलना बंद करते हैं तब हम सुनना शुरू करते हैं और तब हमारी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। लेखक इसे साइलेंस इज द मीटिंग रूम विद योरसेल्फ कहते हैं। मौन ही वो जगह है जहां तुम खुद से मिल सकते हो। आंखों में देखना। लेखक एक सुंदर अभ्यास बताते हैं। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखना। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि वहां एक कहानी छुपी है। तुम्हारी आंखें ही तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। जब तुम अपनी आंखों में देख पाते हो बिना किसी डर के, तब तुम खुद से मिल चुके होते हो। चैप्टर 3 का निष्कर्ष। ये अध्याय अंत में कहता है कि खुद से मुलाकात ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी यात्रा है। अगर तुम खुद से मिल लोगे तो दुनिया से लड़ना, जीना, प्यार करना सब कुछ आसान हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई वहीं से शुरू होती है। लेखक कहते हैं, तुम सबसे पहले अपने हो, फिर किसी और के। खुद से मिलना, खुद को पाना ही असली जीत है। चैप्टर 3 के मुख्य संदेश। खुद से भागो मत। भीतर की आवाज सुनने के लिए मौन में जाओ। कमजोरियों को स्वीकार करना ही ताकत है। आईने में अपनी आंखों में देखो, सच्चा चेहरा मिलेगा। खुद से मिलने के बाद ही जीवन सरल होता है। चैप्टर 4, सफर का साथी का पूरा विस्तार से हिंदी में सारांश दे रहा हूं। इस अध्याय में लेखक एक गहरा मैसेज देते हैं कि हर यात्रा में एक साथी का होना कितना जरूरी होता है। चाहे वो साथी कोई इंसान हो, किताब हो, प्रकृति हो या खुद की अंतरात्मा। चैप्टर 4, सफर का साथी, द कंपेनियन इन द जर्नी। अध्याय की शुरुआत। लेखक शुरुआत में एक कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि जब वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकले तो उन्होंने सोचा था कि ये एक अकेली यात्रा होगी, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि खुद की खोज का रास्ता अकेला ही तय करना होता है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि किसी साथी का होना जरूरी है, क्योंकि एक साथी ही वो दर्पण होता है जिसमें हम खुद को देख पाते हैं। साथी कौन हो सकता है? लेखक बताते हैं कि साथी का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता। ये कोई भी हो सकता है जो आपको आपकी यात्रा में गाइड करे, समझे और जब आप रास्ता भटक जाओ तो वापस पटरी पर लाए। साथी के रूप। कोई इंसान, एक मित्र, गुरु या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना जज किए आपको समझे। किताबें जो आपकी सोच को बदलें और आपको नई दिशा दे। प्रकृति, पहाड़, पेड़, नदियां जो मौन रहकर भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आपकी अंतरात्मा,
जब आप खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। क्यों जरूरी होता है साथी? लेखक कहते हैं कि जब आप सफर में होते हैं तो कई बार आप थक जाते हो, डर जाते हो या फिर रास्ता भूल जाते हो। ऐसे में एक साथी आपकी हिम्मत बनता है। वो आपको बताता है कि सब ठीक हो जाएगा, भले ही आपको विश्वास न हो। साथी क्या करता है? आपकी कमजोरियों को एक्सेप्ट करता है, सही और गलत में फर्क दिखाता है, आपके भीतर की आवाज को और साफ करता है। जब आप खुद से हार मानते हो तो वो उम्मीद देता है। लेखक की अपनी कहानी चैप्टर 4 में लेखक शेयर करते हैं कि उन्होंने खुद एक साथी पाया था। वो कोई गुरु नहीं था, नहीं कोई साधु। वो एक साधारण इंसान था जो बस सुनता था, जज नहीं करता था और सही समय पर एक छोटी सी सलाह देता था। उस इंसान की वजह से लेखक ने अपनी आत्मिक यात्रा में मजबूती पाई। लेखक कहते हैं, कभी कभी सिर्फ कोई सुनने वाला ही सबसे बड़ा साथी होता है। प्रकृति को साथी बनाना। लेखक इस अध्याय में प्रकृति को भी सबसे बड़ा साथी बताते हैं। वे कहते हैं कि जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, नदी की कलकल सुनते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, तो वहां कोई शब्द नहीं होते, फिर भी बहुत कुछ कहा जाता है। प्रकृति आपको धैर्य, शांति और अनुकूलता सिखाती है। लेखक कहते हैं, जब कोई न हो तो प्रकृति को सुनो, वो तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। अंतरात्मा को साथी बनाना। अध्याय के अंत में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे गहरा साथी आपकी खुद की अंतरात्मा है। जब आप अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हैं तो आपकी आत्मा आपकी सच्ची गाइड बन जाती है। वो आपको बताती है कि कब रुकना है, कब चलना है और किस रास्ते पर जाना है। लेखक कहते हैं, अगर तुम अपनी आत्मा से दोस्ती कर लो तो फिर किसी बाहरी साथी की जरूरत कम पड़ती है। चैप्टर 4 का निष्कर्ष। लेखक कहते हैं कि कोई भी यात्रा अकेले पूरी नहीं होती। हर किसी को किसी न किसी रूप में सहारा चाहिए। कभी वो सहारा इंसान होता है, कभी किताब, कभी प्रकृति और कभी खुद की आत्मा। साथी का होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। चैप्टर 4 के मुख्य संदेश। हर यात्रा में साथी जरूरी है। साथी कोई भी हो सकता है, इंसान, किताब, प्रकृति या आत्मा। सच्चा साथी आपको खुद से मिलवाता है। प्रकृति मौन में भी आपकी मार्गदर्शक बनती है। आत्मा से दोस्ती करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हम चलते हैं अ प्लेस टू गेट लॉस्ट के चैप्टर 6 की तरफ। ये अध्याय किताब के सबसे गहरे और असरदार हिस्सों में से एक है। इसमें लेखक बात करते हैं खुद को खोने और फिर से पाने की यात्रा के बारे में। मैं आपको इसे विस्तार से पूरी डिटेल में हिंदी में सरल भाषा में समझा रहा हूं, ताकि ऐसा लगे कि आप खुद किताब पढ़ रहे हैं और उस यात्रा में शामिल हो। अब मैं आपको अ प्लेस टू गेट लॉस्ट का चैप्टर 5 पूरी डिटेल में हिंदी में समझाता हूं। ये अध्याय बेहद भावुक और प्रेरक है, क्योंकि इसमें बात होती है अपने जज्बातों को अपनाने और भावनाओं के साथ रहना सीखने की। चैप्टर 5, अपने जज्बातों को अपनाना, एम्ब्रेसिंग योर इमोशंस। अध्याय की शुरुआत। लेखक बहुत सरल सवाल करते हैं, तुम अपने जज्बातों से भागते क्यों हो? क्योंकि जब भी दुख, गुस्सा, डर या अकेलापन आता है, हम तुरंत खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेते हैं, या किसी से बात करने लगते हैं, या फिर सोशल मीडिया, खाने, टीवी में खुद को भुला देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, जो तुमसे भाग रहे हो वही तुम्हारा सच्चा रास्ता है। भावनाएं दुश्मन नहीं है। लेखक बताते हैं कि दुख, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, ये सब हमारे दुश्मन नहीं है, ये संदेशवाहक है। ये भावनाएं हमें बताती है कि हम कहां चोट खा चुके हैं, किस जगह हमें समझने की जरूरत है और कहां हमें रोककर कुछ सीखना है। उदाहरण, गुस्सा आता है क्योंकि कहीं न कहीं कोई सीमा टूट रही है। डर आता है क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। दुख आता है क्योंकि हमने किसी से उम्मीद लगाई थी। अपने जज्बातों के साथ बैठना। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी कोई भावना आए तो उससे भागो मत। अभ्यास,
एक्सरसाइज, बैठो, आंखें बंद करो और उस भावना को महसूस करो पूरी तरह से। उसका रंग कैसा है, उसका वजन कितना है, वो शरीर के किस हिस्से में है। लेखक इसे इमोशनल प्रेजेंस कहते हैं। जब तुम भावनाओं के साथ पूरी तरह बैठते हो तो वो हीलिंग, चिकित्सा शुरू होती है। लेखक का अनुभव। चैप्टर 5 में लेखक बताते हैं कि वो खुद गुस्से से बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वो चुपचाप बैठकर अपने गुस्से को समझने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि गुस्सा उनकी आत्म सुरक्षा का एक तरीका था। वो गुस्से की ऊर्जा को अब निर्णय लेने, सीमाएं तय करने और खुद का सम्मान करने में बदल पाए। भावनाएं बदलती हैं ताकत में। लेखक कहते हैं कि अगर तुम दुख, डर और गुस्से को सही तरीके से अपनाओ तो वही ऊर्जा तुम्हें शांति, विश्वास और आत्मिक शक्ति में बदल सकती है। उदाहरण, डर अगर समझा जाए तो सावधानी और जागरूकता में बदल जाता है। दुख अगर महसूस किया जाए तो करुणा और सहानुभूति में बदल जाता है। गुस्सा अगर अपनाया जाए तो स्वाभिमान और सीमा निर्धारण में बदल जाता है। चैप्टर 5 का निष्कर्ष। लेखक कहते हैं कि तुम अपने भावनाओं के गुलाम नहीं हो, तुम उनके दोस्त बन सकते हो। अगर तुम अपने जज्बातों को समझना सीख जाओ तो जिंदगी हल्की, साफ और सच्ची हो जाती है। तुम्हारे अंदर शांति आती है क्योंकि तुम अब खुद से भाग नहीं रहे होते। चैप्टर 5 के मुख्य संदेश। भावनाएं संदेश होती है, उनसे भागना नहीं, समझना होता है। दुख, डर, गुस्सा, हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। भावना को पूरी तरह महसूस करना ही उसका समाधान है। अपने अंदर बैठना और देखना सीखो, तभी हीलिंग होती है। भावनाएं तुम्हारी ताकत बन सकती है अगर तुम उनसे दोस्ती कर लो। चैप्टर 6, खुद को खो देना, लूजिंग वन सेल्फ। अध्याय की शुरुआत। चैप्टर 6 की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे सवाल से होती है। क्या तुमने कभी खुद को खोया है? लेखक कहते हैं कि अगर कभी ऐसा लगता है कि मैं अब वो नहीं हूं जो था, या फिर मुझे खुद को समझ नहीं आता, तो घबराना मत, क्योंकि यही वो जगह है जहां से असल खोज शुरू होती है। खुद को खोना क्यों जरूरी है? लेखक समझाते हैं कि जो कुछ भी हम मानते हैं कि मैं हूं, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा काम, मेरे रिश्ते, मेरा समाज में स्थान, ये सब कहानी है जो हमने खुद को और दूसरों को सुनाई है। लेकिन क्या ये सब सच में हम हैं? जब हम इन सभी परिभाषाओं और नकाबों को हटा देते हैं, तब हम खुद को खो देते हैं। और वही जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम पुराना नहीं खोगे, नया नहीं पाओगे। खुद को खोने का डर। लेखक ईमानदारी से बताते हैं कि खुद को खोना डरावना होता है, क्योंकि हमें लगता है अगर मैं वो नहीं हूं जो अब तक मानता था, तो फिर मैं कौन हूं? ये खालीपन, ये अनजान जगह डराती है। लेकिन लेखक कहते हैं इसी अंधेरे में सबसे बड़ी रोशनी छुपी है। अगर तुम उस अंधेरे में थोड़ा देर बैठ जाओ तो धीरे धीरे नई पहचान, नई ऊर्जा, नई समझ पैदा होती है। लेखक का अनुभव। चैप्टर 6 में लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद को खो दिया था। उनकी सारी पहचानें, सारे रिश्ते, सारी उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली हो गई थी। वे खुद से सवाल करते थे, मैं कौन हूं? क्यों जी रहा हूं? क्या मैं सच में खुश हूं? शुरुआत में ये सवाल बेचैन करते थे, लेकिन फिर उन्होंने इन्हीं सवालों में उत्तर खोजे। उन्होंने पाया कि खुद को खोना दरअसल खुद को वापस पाना था। एक शुद्ध, सच्चा और मुक्त स्वरूप। प्रक्रिया, खुद को खोने और पाने की। स्टेप 1, सब छोड़ देना, लेटिंग गो। लेखक कहते हैं तुम जो भी हो उसे छोड़ दो। अपनी सोच, अपने लेबल, अपने डर, सब कुछ। स्टेप 2, मौन और खालीपन में रहना, बी इन साइलेंस एंड एम्प्टीनेस। तुम्हें जवाब नहीं मिलेंगे तुरंत, तुम्हें उस खाली जगह में
धैर्य से बैठना होगा। स्टेप 3, नई शुरुआत, रीबर्थ। धीरे धीरे भीतर से नई आवाजें आएंगी। तुम्हें समझ में आएगा कि तुम वही हो जो शुद्ध है, बिना किसी परिभाषा के। खुद को खोना फिर पाना। लेखक एक सुंदर बात कहते हैं, तुम्हें खोना पड़ेगा ताकि तुम खुद को पा सको। कभी कभी पुराना टूटता है तो ही नई इमारत बनती है। ये अध्याय सिखाता है कि विनम्र बनो, खुद को खुला रखो, तोड़ो, खुद को गढ़ो और फिर पाओ। चैप्टर 6 का निष्कर्ष। लेखक अंत में कहते हैं, अगर तुम खुद को खोने का साहस रखते हो तो तुम खुद को पाने का वरदान भी पालोगे। तुम्हें उन सभी चीजों से बाहर आना होगा जो तुम्हें परिभाषित करती है, क्योंकि उस सबसे परे एक सच्चा तुम है, मुक्त, शांत और प्रेमपूर्ण। चैप्टर 6 के मुख्य संदेश। पहचान छोड़ना जरूरी है खुद को पाने के लिए। खुद को खोना डरावना होता है, लेकिन जरूरी भी। खालीपन में नई शुरुआत छुपी होती है। तोड़ना ही फिर से बनने की प्रक्रिया है। जो कुछ भी तुम समझते हो कि हो, उससे आगे भी एक तुम है। अब मैं आपको अ प्लेस टू गेट लॉस्ट किताब के चैप्टर 7 का विस्तार से हिंदी में सारांश दे रहा हूं। ये अध्याय बहुत ही प्रेरणादायक और गहरा है। इसमें लेखक उस मोड़ की बात करते हैं जब इंसान अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ता है। ये वो समय होता है जब आपकी आंतरिक यात्रा एक नई दिशा पकड़ती है। चैप्टर 7, रोशनी की ओर, मूविंग टुवर्ड्स द लाइट। अध्याय की शुरुआत। लेखक बताते हैं कि जब आप खुद से लड़ते लड़ते थक जाते हो, जब आप अपने जज्बातों को महसूस करके स्वीकार कर लेते हो, जब आप खुद को खोकर फिर से खोज लेते हो, तो एक नई शुरुआत होती है। इसे ही लेखक कहते हैं रोशनी की ओर बढ़ना। रोशनी क्या है? लेखक के अनुसार रोशनी कोई बाहरी चीज नहीं होती, ये आपके अंदर ही है। लेकिन जब तक आप अपने अंदर के अंधेरे से नहीं गुजरते, तब तक आपको ये रोशनी दिखाई नहीं देती। ये रोशनी है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, शांति, पीस, प्रेम, लव और अपने होने की पूरी समझ, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। लेखक का अनुभव। चैप्टर 7 में लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने अपने सारे नकाब उतार दिए, अपने डर और दुख को अपनाया, तो उन्हें अपने भीतर एक असीम शांति महसूस हुई। वे कहते हैं, मैं रो रहा था, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मैं अकेला था, लेकिन कभी इतना पूरा महसूस नहीं किया था। रोशनी की ओर पहला कदम। लेखक सुझाव देते हैं कि रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम है स्वयं को क्षमा करना। खुद को माफ करो, अपनी गलतियों के लिए, अपने कमजोर होने के लिए, अपने डर के लिए और उस समय के लिए जब तुमने खुद से मुंह मोड़ा। जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम हल्का महसूस करते हो, तभी तुम रोशनी को देख सकते हो। रोशनी की ऊर्जा कैसी होती है? लेखक कहते हैं कि जब तुम रोशनी से भर जाते हो तो तुम्हारा दिल प्रेम से भर जाता है। तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए करुणा आ जाती है। तुम अपने और दूसरों को जज करना छोड़ देते हो। तुम दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हो, बिना किसी अपेक्षा के। रोशनी का डर। लेखक मानते हैं कि कई बार लोग रोशनी से भी डरते हैं, क्योंकि अंधेरे में रहने की आदत लग जाती है। रोशनी में जवाबदेही है, तुम्हें सच में जीना होता है। लेकिन लेखक कहते हैं, डर मत, रोशनी तुम्हें आजाद कर देगी। प्रैक्टिकल गाइड। रोशनी की ओर कैसे बढ़े? ध्यान, मेडिटेशन। रोज खुद के साथ बैठो। सच्चाई बोलना, खुद से झूठ मत बोलो। प्रेम देना, बिना शर्त दूसरों की मदद करो। धैर्य रखना, सफर धीरे धीरे होता है। आभार प्रकट करना, हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हें मिली है। चैप्टर 7 का निष्कर्ष। लेखक अंत में कहते हैं, रोशनी की तरफ बढ़ना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम अंधेरे में रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम रोशनी हो, तुम प्रकाश हो। चैप्टर 7 के मुख्य संदेश। रोशनी आपके भीतर ही है। अपने अंधेरे को अपनाओ,
तभी रोशनी मिलेगी। खुद को माफ करना सबसे जरूरी कदम है। रोशनी डराती है, लेकिन वही आजादी भी देती है। तुम रोशनी हो। अब हम चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये अध्याय उस आखिरी मोड़ की बात करता है जहां व्यक्ति खुद को पूरी तरह समझ लेता है और फिर दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित करता है। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने भीतर की यात्रा पूरी कर लेते हैं तो अब वक्त आता है दूसरों के लिए रोशनी बनने का। चैप्टर 8, दूसरों के लिए रोशनी बनना, बिकमिंग द लाइट फॉर अदर्स। अध्याय की शुरुआत। लेखक कहते हैं, अगर तुमने खुद को पा लिया है, अगर तुम्हें रोशनी मिल गई है, तो अब यह रोशनी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अब तुम्हारा काम है इसे दुनिया के साथ बांटना। यह अध्याय बताता है कि जब इंसान अपने दुख और डर से ऊपर उठ जाता है तो उसकी ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगती है, और यही असल उद्देश्य है इस जीवन का, दूसरों की सेवा करना। दूसरों की मदद करना क्यों जरूरी है? लेखक बताते हैं कि हम सभी जुड़े हुए हैं। अगर तुम अकेले रोशनी में हो तो बाकी दुनिया अब भी अंधेरे में रहेगी। इसलिए जरूरी है कि दूसरों की राह दिखाओ, उनके दुख में साथ दो, उनके आत्मिक सफर में मार्गदर्शक बनो। क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम और गहरे स्तर पर खुद को समझते हो। सेवा कैसे की जाए? लेखक कहते हैं, सेवा के कई तरीके होते हैं। सुनना, लिसनिंग, किसी को बिना जज किए सुनना सबसे बड़ी सेवा है। समय देना, टाइम, किसी को अपना वक्त देना, भले ही थोड़ी देर के लिए। ज्ञान बांटना, शेयरिंग नॉलेज, जो तुमने सीखा वो दूसरों को सिखाना। प्रेम देना, अनकंडीशनल लव, बिना किसी स्वार्थ के प्यार देना। उम्मीद देना, गिविंग होप, किसी की टूटी उम्मीद को फिर से जगाना। लेखक का अनुभव। चैप्टर 8 में लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने खुद को पाया तो उन्हें एहसास हुआ कि अब सबसे बड़ी खुशी दूसरों को रोशनी देना है। वे कहते हैं, अब मैं खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए जीता हूं। वे गांव गांव घूमते, लोगों से बातें करते, उन्हें अपने अनुभवों से हिम्मत देते। उन्होंने सीखा कि सच्ची सेवा में ही सच्चा सुख है। दूसरों के लिए प्रेरणा कैसे बने? लेखक बताते हैं कि दूसरों को सिखाने या समझाने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद सच्चा बनो। अपनी रोशनी से खुद को भर लो। तुम्हारी ऊर्जा ही लोगों को खींचेगी। तुम्हें शब्दों से ज्यादा अपनी उपस्थिति से फर्क पड़ेगा। चैप्टर 8 का निष्कर्ष। लेखक कहते हैं, तुम रोशनी हो, अब दूसरों के लिए दीपक बनो। तुम्हारे अनुभव किसी और की आशा बन सकते हैं। तुम्हारा सफर किसी और की शुरुआत बन सकता है। तुम्हारे शब्द किसी के घाव भर सकते हैं। चैप्टर 8 के मुख्य संदेश। तुम्हारी रोशनी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों की सेवा में ही सच्ची खुशी है। दूसरों को सुनो, समझो और बिना स्वार्थ प्रेम दो। तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। अपने अनुभवों से किसी और की मदद करना ही जीवन का सार है। अब आगे किताब का अंतिम संदेश, या अगर आप चाहे तो प्रैक्टिकल गाइड दे सकता हूं कि कैसे खुद रोशनी बने और दूसरों की मदद करें। आप बताएं, आगे क्या पढ़ना या करना चाहेंगे? यू सेड, अंतिम संदेश। ChatGPT सेड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको अ प्लेस टू गेट लॉस्ट का अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज, पूरी गहराई से समझाता हूं। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही लेखक की पूरी यात्रा और अनुभव का सार, एसेंस है। इस हिस्से में लेखक वो सीख और समझ बांटते हैं जो उन्होंने खुद को खोकर फिर पाने के बाद हासिल की है। अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज। 1, तुम खोगे तभी पाओगे। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में खुद को खोना जरूरी है। जब तक तुम अपनी पुरानी पहचान, अपने डर, अपनी झूठी धारणाओं और भीड़ की सोच में उलझे रहोगे, तब तक तुम सच नहीं पा सकते। लेकिन जब तुम सब छोड़कर खुद को पूरी तरह खोने का साहस करते हो, तभी तुम्हें वो मिल जाता है।
जिसकी तुम्हारी आत्मा को हमेशा से तलाश थी। 2. यात्रा भीतर की है, बाहर नहीं। दुनिया बदलने की कोशिश करने से पहले लेखक कहते हैं तुम्हें खुद को बदलना होगा। सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा प्रेम, ये सब तुम्हारे अंदर है। बस ध्यान देने की जरूरत है। बाहर भागने से कुछ नहीं होगा, भीतर उतरना ही असली यात्रा है। 3. अंधेरे से मत डरना। लेखक कहते हैं अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारी परीक्षा है। उसी में तुम्हें अपना सबसे बड़ा प्रकाश मिलेगा। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो उससे भागना मत। वो समय तुम्हें मजबूत, सच्चा और जागरूक बनाने आया है। अंधेरे से दोस्ती करो, वही तुम्हें रोशनी दिखाएगा। 4. प्रेम ही अंतिम सत्य है। आखिर में लेखक कहते हैं कि तुम जहां भी जाओ प्रेम देना मत भूलो। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो हर घाव भर सकती है, हर दूरी मिटा सकती है। अगर तुमने प्रेम देना सीख लिया तो तुमने सब कुछ पा लिया। 5. तुम खुद जवाब हो। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, तुम्हारी खोज का उत्तर तुम खुद हो। जिन सवालों के जवाब तुम बाहर ढूंढते हो, उन सब का जवाब तुम्हारे भीतर है। तुम ही रास्ता हो, तुम ही मंजिल हो, तुम ही खोज हो और तुम ही खुद को पाने वाले हो। लेखक की अंतिम पंक्तियां, एज रिटन इन द बुक। अब तुम एक ऐसे स्थान पर आ गए हो जहां सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे, लेकिन अब तुम जाग चुके हो। अब तुम रोशनी हो, अब तुम घर लौट आए हो। अंतिम संदेश का सारांश, खुद को खोकर ही खुद को पाओगे। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे भीतर है। अंधेरे से मत डरना, वही शिक्षक है। प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। तुम खुद ही अपने सवालों के जवाब हो।